आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बात कर रखा था कि क्या-क्या चीजें हैं, कहाँ से आई फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में क्या-क्या है फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में देख रखा था। हमने पार्ट 2 में बात करा था, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या अंतर है। फंडामेंटल जैसे कि देखिए हमारे पास टोटल टोटल पहले कितने संविधान थे और टोटल कितने आर्टिकल्स थे फंडामेंटल राइट में, 7 आर्टिकल्स थे। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उसको कहाँ डाल दिया गया, पार्ट 12 में 300A में, आर्टिकल 300A में उसको पार्ट 12 में डाल दिया गया। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और जो लीगल राइट्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आखिर हर चीज क्यों नहीं है फंडामेंटल राइट्स, पूरा पूरा जो आर्टिकल्स है वो हर हर आर्टिकल्स क्यों नहीं है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस बात का बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या दोनों में अंतर है। तो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है और लीगल राइट्स में क्या अंतर है। ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स और ये हो गया आपका लीगल राइट्स। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो फंडामेंटल राइट्स हम कहते हैं उसको जो कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं ओनली पार्ट 3 जो भी आर्टिकल्स पार्ट 3 में लाई करता है उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। और जो पार्ट 3 के अलावा लाई करता है, पार्ट 3 के बाहर लाई करता है, उसको कहते हैं हम लोग लीगल राइट्स। में जो भी चीजें फंडामेंटल राइट्स में आएगी, पार्ट 3 में आएगी, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। और जो भी आर्टिकल पार्ट 3 के बाहर है वो है आपका लीगल। इसलिए हमने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, आर्टिकल 31, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद ये क्या हो गया, ये हमारा लीगल राइट्स हो गया। मीन्स कहने का मतलब है कि वो पार्ट 3 से हट करके पार्ट 12 में चला गया। तो फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल राइट्स है ओनली पार्ट 3, जो पार्ट 3 में होगा। और पार्ट 3 में कौन है, आर्टिकल्स 12 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, ये है आपका फंडामेंटल राइट्स। और जो आउटसाइड पार्ट 3 है वो क्या होगा, वो होगा आपका लीगल राइट्स। वो क्या होगा, वो होगा आपका लीगल राइट्स। दूसरी बात ये है, ये पार्ट 3 जो है, ये पार्ट 3 है, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। ये क्या है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इसको कौन गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट या प्रोटेक्शन का, या मीन्स जो भी फ्रीडम है, ये जो लिबर्टी है, इसको कौन राइट्स देता है, कौन प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, संविधान प्रोटेक्ट करता है डायरेक्टली। और लीगल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, ऑर्डिनरी लॉ प्रोटेक्ट करता है, ऑर्डिनरी लॉ प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी डिफरेंस हो गई। तीसरी डिफरेंस में क्या है, तीसरी डिफरेंस में अगर हम देखें तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसको लेकर के हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उसको लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कि हाँ भाई हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, हम क्या करेंगे, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन जहां तक बात है हमारा ऑर्डिनरी लॉ को या लीगल राइट को लेकर के, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम उसके लिए जाएंगे ऑर्डिनरी कोर्ट। हम उसके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। वो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा हमें ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्ट में होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, सबसे पहले हमें शुरू बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां से शुरू करना पड़ेगा, तब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लीगल राइट्स के लिए। ठीक है, ये बात होगी, तीसरी डिफरेंस होगी। चौथा डिफरेंस हो गया क्या हमारा, जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और लीगल राइट्स को हम क्या कर सकते हैं, लीगल राइट्स को ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन
या फिर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन या सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी, 4 डिफरेंस होगी। 5वां डिफरेंस क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल राइट्स है पार्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो 5वां डिफरेंस क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट्स क्या है, पार्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, और जो लीगल राइट्स है वो पार्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमारे पास टोटल लगभग लगभग ये 4-5 पॉइंट है जो कि फंडामेंटल राइट्स और जो लीगल राइट्स है उन दोनों के बारे में डिफरेंस को बताता है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 4 से 5 पॉइंट है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग कि फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स का क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स का फीचर्स है हमारे पास, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्यों चाहिए, उसका क्या क्या फीचर्स देता है, या फिर वो उसका क्या क्या फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स, या फंडामेंटल राइट्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, यही है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो पहला फीचर्स है कि सम वेरिएबल्स सम अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स, अदर ऑफ वदर टू ऑल। एक बार हम लोग इस सम वेरिएबल्स टू सम अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स और अदर्स टू ऑल, मींस कुछ चीजें, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को वेरिएबल, सिर्फ सिटीजन्स को मिलेगा, और जो अदर जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबको मिलेगा। अब उस कुछ में से क्या है, फर्स्ट नंबर देखते हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सम अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स, सम available to only citizens, others to all। कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो सभी के लिए है, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए। जैसे जो सिटीजन्स के लिए है, ओनली सिटीजन्स के लिए क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये क्या है, इस आर्टिकल को सिर्फ कौन एंजॉय कर सकता है, ये सिर्फ सिटीजन्स एंजॉय कर सकता है, और जो सिटीजन्स नहीं है वो इन आर्टिकल्स को एंजॉय नहीं कर सकता। तो पहला फीचर्स हो गया ये। दूसरा फीचर्स है, दूसरा फीचर्स इसका क्या है, दूसरा फीचर्स है आपका कि नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। रिस्पॉन्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय स्टेट्स। इसमें क्या है, रीजनेबल restrictions are imposed by the state। मीन्स कहने का मतलब है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या करता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये इम्पोज करता है। मीन्स इसका पावर जो, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर तो मीन्स एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स टोटल पावर आपके पास नहीं है। इसके पास क्या है, इसके पास है कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, उसके ऊपर स्टेट ने क्या कर रखा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसलिए ये कुछ ना कुछ चीजें, दूसरा ये फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है कि क्या है कि कोई एक आदमी इस पावर को एंजॉय नहीं कर सकता। इस पावर को एंजॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पावर को एंजॉय कर, इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अब फंडामेंटल राइट हमने दे दिया कि हाँ राइट टू इक्वालिटी है, या राइट टू मीन्स राइट टू लिबर्टी है। अब लिबर्टी का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब है कि अब हम किसी और अदर का तो राइट्स हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। अब मान लीजिए राइट टू लिबर्टी का मतलब है हमने दे दिया राइट टू लिबर्टी है, अब हमने, अब जब ये लिबर्टी दे दिया कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी करने का मतलब ये तो नहीं है हम किसी का मर्डर कर सकते हैं, ये तो नहीं है ना। राइट टू लाइफ तो हर एक के लिए है। अब अगर हमारा राइट टू लाइफ है और दूसरे का राइट टू लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए राइट टू लाइफ है। तो कहने का मतलब है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन रखा गया, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिया गया। ये हो गया आपका दूसरा, दूसरा फीचर्स। तीसरा फीचर्स है
मोस्ट अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट। तीसरा फीचर्स है मोस्ट अगेंस्ट आर्बिट्री फीचर्स ऑफ द स्टेट मीन्स फ्यू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। मीन्स कुछ कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 क्या कहता है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए अगेंस्ट में है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 20 क्या कहता है कि जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स है जो सिटीजनशिप नहीं है, वो क्या है उसके लिए आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 क्या है, उसके लिए अगेंस्ट में है। ऐसा बात नहीं कि सारा आर्टिकल्स हमारे फेवर में ही है या सिटीजन के फेवर में, कुछ कुछ चीजें क्या है, कुछ चीजें उनके अगेंस्ट में भी है। ठीक है, ये हो गया तीसरा फीचर्स। चौथा है कि कुछ क्या है, सम नेगेटिव इन करेक्टर means place limitation to state, limitations of state, some are negative in character। कुछ क्या है नेगेटिव इन करेक्टर मीन्स, ये नेगेटिव करेक्टर कहने का मतलब है कि वो क्या करता है, किसी स्टेट में जाने से पहले क्या करता है, किसी स्टेट में जाने से पहले उसको उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाता है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स क्या कहता है, स्टेट में जाने से पहले लिमिटेशंस लगाता है। क्यों लिमिटेशंस लगाता है, लिमिटेशंस लगाने का कारण ये है कि वो क्या करता है, वो क्या करता है कि मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है या कोई ट्राइबल जगह है, वहां पर कोई भी आदमी जाकर के उसके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशन कौन लगाता है, ये लिमिटेशन स्टेट लगाता है। इसका मतलब ये क्या है, जहां पर लिमिटेशन लग गया तो वो नेगेटिव पावर होगी, ये नेगेटिव करेक्टर हो गया। और कुछ के पास क्या है, कुछ आर्टिकल्स में क्या है, पॉजिटिव करेक्टर्स भी है। जैसे वो क्या करता है, कुछ लोगों को प्रिविलेज देता है, जैसे एमपी एमएलए को कुछ ना कुछ प्रिविलेज है, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव करेक्टर्स में। सम आर नेगेटिव इन करेक्टर एंड सम आर पॉजिटिव इन करेक्टर। कुछ नेगेटिव करेक्टर में है और कुछ पॉजिटिव करेक्टर में। नेगेटिव करेक्टर समझ में आ गया कि वो क्या कर रहा है, वो लिमिटेशन लगा रहा है। और पॉजिटिव करेक्टर कहने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो इंडिविजुअल्स को क्या दे रहा है, वो इंडिविजुअल्स को दे रहा है आपका, वो इंडिविजुअल्स को क्या दे रहा है, वो इंडिविजुअल्स को दे रहा है, वो इंडिविजुअल्स को क्या दे रहा है, वो इंडिविजुअल्स को प्रिविलेज दे रहा है। तो हो गई ये बात नेगेटिव की और पॉजिटिव की। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर क्या है, फीचर्स। पांचवा नंबर है फीचर्स कि ये क्या है, ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल कहने का मतलब है कि हम फंडामेंटल राइट्स को लेकर के क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को ले जाकर के साथ फंडामेंटल राइट्स के बहाने हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मैं पिछले भी देख रखा था फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। उसके बाद डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको क्या करता है, इसको डिफेंड और गारंटी कौन देता है, डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। छठा नंबर फीचर्स क्या है, डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसको कौन डिफेंड और गारंटी देता है, इसको डिफेंड और गारंटी देता है हमारा संविधान, फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, उसके बाद सातवां नंबर फीचर्स है नॉट परमानेंट। इसमें जो भी आर्टिकल्स है वो परमानेंट नहीं है, वो हो सकता है चेंज हो जाए। चेंज कर्टेल बाय पार्लियामेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है। और विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, बिना बेसिक स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट किए हुए क्या कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है। इसलिए ये क्या है, परमानेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट, फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है। इसको क्या कर सकता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या हो सकता है, इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन चेंज तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसको बिना बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब किए हुए, विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर्स, विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को बिना अफेक्ट के क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। सब ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्या है,
8 नंबर इसका क्या फीचर्स है, सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो सकता है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो सकता है, सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब कौन कौन से आर्टिकल रहेंगे हमारे पास, आर्टिकल 19 और सॉरी आर्टिकल 20 और 21 हमारे पास रहेंगे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी, आर्टिकल 20 और 21 हमारे पास रहेंगे, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 क्या होगा, इमरजेंसी के टाइम पे भी हमारे पास रहेगा। और आर्टिकल 19 ओनली व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन। अगर अगर आर्टिकल 19 क्या होगा, आर्टिकल 19 क्या है, ये किस टाइम में होगा, ओनली व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रीगेशन। ये कब डिक्लेयर किया जाएगा, आर्टिकल 19 को कब डिक्लेयर किया जाएगा, जबकि वॉर का सिचुएशन हो या एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे होगा। ओनली व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। और एक्सटर्नल एग्रेशन, इस टाइम पे क्या हो सकता है, इस टाइम पे ये चीजें क्या हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A 31B और एंड 31C। मीन्स कहने का मतलब है कि इस आर्टिकल के स्कोप को लिमिट करता है, इस आर्टिकल के स्कोप को लिमिट करता है कौन, आर्टिकल 31A 31B और 31C। ये हो गया आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर कहता है स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A 31B और 31C। स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A 31B एंड 31C। इसके थ्रू क्या हो सकता है, इसके थ्रू ये लिमिट हो जाता है, इसके थ्रू ये आर्टिकल क्या होता है, इसके थ्रू ये आर्टिकल लिमिट हो जाता है। ठीक है, ये बात होगी हमारा फीचर्स के बारे में। ये बात किसके बारे में होगी, ये बात होगी हमारे फीचर्स के बारे में। अब हम लोग एक बार बुक देख लेते हैं, बुक में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बुक क्या है, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू बुक क्या है। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। क्या क्या है, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स, फॉरेनर्स और लीगल पर्सन्स लाइक कॉर्पोरेशन और कंपनीज। मीन्स कुछ ऐसा आर्टिकल्स है जो कि सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, और दूसरे के लिए, दूसरे जो है जैसे हो गया आपका फॉरेनर्स, उसके बाद लीगल पर्सन्स, कॉर्पोरेशन और कंपनी, इनके लिए कुछ कुछ अवेलेबल है। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, चाहे वो फॉरेनर्स हो, चाहे वो सिटीजन्स हो, चाहे वो लीगल पर्सन हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो या कंपनी हो, इनके लिए सबके लिए अवेलेबल है। उसके बाद द फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स आर मेंशन्ड इन टेबल 8 जो भी फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को अवेलेबल है वो 8.2 में हम देखेंगे कि क्या क्या है अवेलेबल फॉरेनर्स के लिए। दे आर, दूसरा क्या है, दूसरा दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये आर्टिकल जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड कहने का मतलब है इसके ऊपर क्या है, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। इसके ऊपर क्या किया है, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। स्टेट क्या कर सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है आर्टिकल्स के ऊपर। जैसे however whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the court। मीन्स जब हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया तो वो रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या फिर नहीं है, इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको कोर्ट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। अब उस रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या फिर नहीं है, उसको वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ वो रीजनेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद दस दे स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। इसलिए इन दोनों के बीच में स्ट्रक होता रहता है कि क्या इंडिविजुअल्स का राइट्स है और क्या सोसाइटी का राइट्स है। ठीक है, उसके बाद बिटवीन इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। तीसरा क्या है, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, हाउएवर सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट।
मीन्स कुछ भी चीजों को लेकर के स्टेट आर्बिट्री एक्शन नहीं ले सकता। हर एक आर्टिकल्स क्या है स्टेट के लिए क्या है अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन, मीन्स कुछ भी चीजों को लेकर के स्टेट डायरेक्टली क्या कर सकता है, वो आर्बिट्रली कुछ भी चीजों को नहीं इम्पोज कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये आर्टिकल के थ्रू जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसा है, however some of them are also available against the action of private individual। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है। ये होगी तीसरी बात। चौथी बात होगी सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, दैट इज प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी बाय द स्टेट ऑफ द स्टेट व्हाइल अदर्स पॉजिटिव इन कैरेक्टर्स। मींस हमने बात कर लिया कि नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है। नेगेटिव का मतलब है कि वो क्या करता है, स्टेट क्या करता है, कुछ कुछ आर्टिकल्स के कुछ अधिकारों को लिमिट करता है। मीन्स आर्टिकल 19 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 19 कहता है फ्रीली मूव है, फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन आप जो ट्राइबल स्टेट में जाएंगे या फिर ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर इकोसिस्टम को खराब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर के क्या किया गया है, इन चीजों को लेकर के क्या किया गया है कि हम इन चीजों को लेकर के हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ चीजें है। ठीक है, ये हमारे पास क्या नेगेटिव राइट्स हो गया। पॉजिटिव राइट्स में क्या चीजें आते हैं, पॉजिटिव राइट्स में आ गए हमारे पास कि कुछ कुछ लोगों को क्या है प्रिविलेज मिल जाता है, कुछ लोगों को किसी भी चीज में लेकर के प्रिविलेज मिल जाता है। जैसे में कन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेज ऑन द पर्सन, मींस कुछ लोगों को क्या कर सकता है, कुछ प्रिविलेजेस मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पॉजिटिव राइट्स बोलता है। और कुछ लोगों को लिमिटेशंस लग जाता है, कुछ जगह पे जाकर के लिमिटेशंस लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव राइट्स। ठीक है, दे आर जस्टिसेबल्स अलाउइंग पर्सन्स टू मूव टू द कोर्स फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। जब भी ये वायलेटेड हो, फंडामेंटल राइट जब भी वायलेटेड हो, आदमी क्या कर सकता है, आदमी कोर्ट जा सकता है। इसका मतलब क्या है, कोर्ट जाने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का मतलब है वो क्या है, वो जस्टिसेबल है, उसके ऊपर जस्टिस मिल सकता है। ये जस्टिस मिलेगा, इस अधिकार के ऊपर, इस आर्टिकल्स के ऊपर जस्टिस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसको ये फंडामेंटल राइट्स को गारंटीड और डिफेंड कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। Hence, the aggrieved persons can directly go to the Supreme Court, not necessarily by the way of appeal against the judgment of the High Court। Means वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डायरेक्टली कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके बाद दे आर नॉट सेक्रोसेंट एंड और परमानेंट। ये आर्टिकल्स क्या है, ये आर्टिकल्स परमानेंट नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको कभी कभार क्या हो सकता है, इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको अमेंड कर सकते हैं, इस आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। एंड नॉट बाय द ऑर्डिनरी एक्ट, मींस ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू नहीं। फंडामेंटल राइट्स को ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। ये हमने बात पहले भी कर रखा है। मोreover this can be done without affecting the basic structure of the constitution। देखिए, कहने का मतलब है कि हमने हमें हमने चलो अमेंड कर दिया। अब अमेंड करने के टाइम पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम उस बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के बिना के अलावा क्या हो सकता है, हर आर्टिकल क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। Further, the six rights guaranteed by the Article 19 are automatically suspended only when emergency declared on the ground of war or external aggression। मीन्स जो आर्टिकल 19 में 6 राइट्स गारंटी किया गया है, वो सारे राइट्स क्या हो सकते हैं, सारे राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे अगर वॉर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल होगा या फिर एग्रेशन के ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू अगर वार होना शुरू हो गया है, आर्टिकल 19 का जो 6 गारंटीड आर्टिकल्स हैं, सब क्लॉज है, वो ऑटोमेटिक सस्पेंडेड हो जाएगा। दैट इज एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। मींस आर्म, देखिए एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी, ये दो तरह का इमरजेंसी है। एक्सटर्नल इमरजेंसी तो दूसरे कंट्री क्या कर रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। इंटरनल इमरजेंसी मान लीजिए हमारे देश में ही क्या हो गया, दंगा हो गया या आर्मी का रेबेलियन हो गया, तो इन सारे बेस पे हमारा क्या होगा, आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन जैसे एक्सटर्नल एजेंसी अगर एक्सटर्नल चीजें अगर अप्लाई कर रही है, एक्सटर्नल चीजें अगर अटैक कर रही है, एक्सटर्नल लोग अगर अटैक कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड बाय आर्टिकल 31 ए। इस आर्टिकल्स को, इसके फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को लिमिट करता है कौन, 31 ए, दैट इज सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद आर्टिकल 31 बी,
उसके बाद आर्टिकल 31C, इन आर्टिकल 31A, 31B और 31C क्या करता है इनको, 31C क्या करता है इनको एक लिमिट में रखता है, इसके पावर को लिमिट करता है। उसके बाद देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालॉग सर्विसेज कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है कि जो क्या कर सकता है एप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ये क्या करता है आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, जो भी आर्म फोर्सेस में लोग हैं, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, जो पुलिस फोर्सेस में है, उसके कुछ अधिकार को क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, उसके कुछ अधिकार को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कुछ चीजों को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि आप हर जगह नहीं घूम सकते, आप दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, तो इन चीजों को लेकर के क्या कर सकता है, कुछ चीजों को लेकर के रेस्ट्रिक्ट कर सकता है आपका आर्टिकल 31 के अकॉर्डिंग। देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल इम्पोज्ड अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस टू रिस्टोर ऑर्डर। ऑर्डर को रिस्टोर करने आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए वहां क्या कर सकता है, वहां रेस्ट्रिक्शन हमारे पास आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग क्या है, फ्रीली मूवेबल है, लेकिन जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है, आर्मी रूल लगा, मिलिट्री रूल लगा हुआ है, वहां पर मूवमेंट फ्रीली मूवमेंट नहीं है, तो वहां पर ये चीजें रेस्ट्रिक्ट हो गई, आर्टिकल 19 रेस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और ये डिफरेंट हो जाता है नेशनल इमरजेंसी अगर होता है तो। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल while a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them। most of them क्या है डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, जैसे आपने जन्म लिया आपके ऊपर इन्फोर्सेबल हो गया वो कुछ चीजें, बहुत मोस्ट ऑफ देम, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि वो आपके लिए इन्फोर्स किया जाता है, वो इन्फोर्स किया जाता है। सच ए लॉ कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इस लॉ को सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। सो दैट यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री इज मेंटेन आर्टिकल 35, इसलिए ताकि क्या हो सके, ताकि यूनिफॉर्मिटी बना सके, पूरे देश में क्या हो सके, यूनिफॉर्मिटी बना रहे आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लेक्चर हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तब तक के आज हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत, कीप स्टडिंग। ठीक है, बाय बाय।